हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप जहां पे भी होंगे सेफ होंगे और पढ़ाई आपकी सही चल रही होगी। चलिए, तो ये वीडियो है अब हमारा जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 6 हुआ था कॉस्टिंग का, बजट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, उसकी डिस्कशन वीडियो। सो बेसिकली टेस्ट नंबर 6 बजट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, बजट से क्वेश्चन था ये आपका। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी था, सेम क्वेश्चन, और पास्ट ईयर में भी काफी बारी आया हुआ है इस तरीके का क्वेश्चन बजट में से। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेट इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वाइज, फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। आपको नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर वाइज का सेल्स का डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स is 10,000 units and the company expects to maintain the closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year. So basically आपको finished goods की बात कर रखी है। पहली बात, finished goods का opening stock आपको 10,000 दे रखा है और finished goods का closing stock आपको 16,250 दे रखा है at the end of the year. पहली बात, आपको जो sales का डेटा था वो क्वार्टर वाइज दे रखा है और जो ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डेटा है ये आपके पास ईयरली है, मतलब पूरे साल का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखा है। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। सो बेसिकली इस लाइन में क्वेश्चन ने बोल दिया कि किसी भी पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रोडक्शन कितनी करनी है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितनी सेल्स होगी उसका 80% प्लस नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स का 20% इस करंट क्वार्टर में हम बना के रखेंगे। मतलब अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, फर्स्ट क्वार्टर की जैसे बात करें, मान लो फर्स्ट क्वार्टर में कितनी प्रोडक्शन करनी है ये मेरे को निकालना हो, तो फर्स्ट क्वार्टर में 30,000 यूनिट्स बेचनी है, इसका 80%, प्लस सेकेंड क्वार्टर में 37,500 यूनिट्स बेचेंगे, इसका 20%। ये जो भी टोटल आएगा ये हम क्वार्टर 1 में ही प्रोड्यूस करके रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वार्टर 2 का, इसी तरीके से क्वार्टर 3 का, एंड सो ऑन आगे। तो यहां तक आपसे जो बात कर रखी थी इस पैराग्राफ में वो फिनिश्ड गुड से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें थी। आगे, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ध्यान रखिएगा अब आपके पास जो डेटा दे रखा है वो रॉ मटेरियल का है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 5,000 kg। तो आपको पूरे साल का ही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सेल्स का डेटा क्वार्टर वाइज था, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर लूं या ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल के स्टॉक्स की बात कर लूं, वो आपको ईयरली दे रखा है, ईयर वाइज दे रखा है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन का डेटा दे दिया। The company proposes to purchase the entire annual requirement of raw material in the first 3 quarters in the proportion and at the prices given below। पूरे साल में जितना मटेरियल परचेज करना है, एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को हम 3 बार में परचेज करेंगे, 3 क्वार्टर्स में। मतलब सेल्स तो होगी 4 क्वार्टर्स में, प्रोडक्शन भी होगी 4 क्वार्टर्स में, लेकिन जो प्रोडक्शन करने के लिए पूरे साल का रॉ मटेरियल चाहिए वो हम पहले 3 क्वार्टर्स में ही मंगवा लेंगे। पूरे साल की प्रोडक्शन का 30% पहले क्वार्टर में आ जाएगा, 50% सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा और रिमेनिंग 20% थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा। और किस किस रेट पर आएगा वो आपको यहां पे दे रखे। ये है आपके पास क्वेश्चन का डेटा। द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 20,000। ये जो आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 10,000 kg दे रखा है, इसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। मतलब जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है वो पर यूनिट 2 रुपए के हिसाब से है, मतलब फिर ठीक है ना। रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी वो तो अभी देखेंगे। प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वाइज। नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज आपको बनाना है सबसे पहले प्रोडक्शन बजट। तो पहले एक एक डेटा पे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन बजट मांगा है और क्वार्टर वाइज बनाना है, ठीक है ना। आइए, तो ये आपका सॉल्यूशन 1। सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो पहले तो एक बार ही फॉर्मेट बना लेते हैं इसका पूरा।
यहां पे पर्टिकुलर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है ना। अच्छा, पहले एक बारी फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या था इसका पूरा फॉर्मेट? सर जो सेल्स करनी है वो तो बनानी ही पड़ेंगी, तो सेल्स की यूनिट्स प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बचाना है वो भी बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस जो ऑलरेडी बना हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो ऑलरेडी बना हुआ है वो नहीं बनाना है। यहां से जो नेट आएगा हमारे पास वो हमारी प्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। पहले यहां पे जो भी डेटा क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ है पहले उसको फिट कर लेते हैं, फिर देखते हैं अब हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा क्या नहीं। वैसे बिल्कुल आसान है। आपको चारों क्वार्टर्स की सेल्स दे रखी है 30,000 और 37,500, 30,000, 37,500। थर्ड क्वार्टर में है 41,250 और लास्ट क्वार्टर में थी 45,000, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 10,000 यूनिट्स। आपको फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पूरे साल का। जो पूरे साल का ओपनिंग स्टॉक है, क्या मैं कह सकता हूं पहले क्वार्टर का भी ओपनिंग स्टॉक तो वही होगा, क्योंकि ईयर भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, पहला क्वार्टर भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। तो सर ओपनिंग स्टॉक आपको पहले क्वार्टर का दे रखा है 10,000, ठीक है जी। इसी तरीके से पूरे साल का क्लोजिंग स्टॉक 16,250 है। भाई पूरे साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आखिरी क्वार्टर का भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि पूरा साल भी 31 मार्च को खत्म होगा और लास्ट क्वार्टर भी। तो 16,000, यहां पे लिखना था 16,250 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल था, जो अवेलेबल था वो तो हमने फिट कर दिया। अब बात करते हैं यहां पे प्रोडक्शन की। देखो आपको बोल रखा है किसी भी क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस करना है, वो आपको बता रखा है बल्कि क्वेश्चन में। किसी भी क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस करना है, उस क्वार्टर की सेल्स का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स का 20%। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस करना होगा? 30,000 का 80%। मैं यहां पे इसकी कैलकुलेशन लिखता हूं, 30,000 इंटू 80% प्लस नेक्स्ट क्वार्टर की सेल 37,500, इसका 20%। ये टोटल मेरे को फर्स्ट क्वार्टर में ही बना के चलना है। कितना आएगा ये? 30,000 का 80%, ये आएगा आपके पास 31,500। पहले बाकी क्वार्टर्स की भी प्रोडक्शन निकाल ले, जिसकी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वार्टर की प्रोडक्शन अब निकाले अगर, सेकंड क्वार्टर की सेल्स 37,500, इसका 80% प्लस थर्ड क्वार्टर की सेल्स का 20%। थर्ड क्वार्टर में कितनी सेल्स है? 41,250, इसका 20%। 37,500 इसका 80%, ये आ जाएगा 30,000। ये टोटल आएगा आपके पास 38,250, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर में कितना? थर्ड क्वार्टर की खुद की सेल्स 41,250, इसका 80% प्लस फोर्थ क्वार्टर की सेल्स 45,000, इसका 20%, ठीक है ना। ये आएगा 42,000। एक बारी चेक कर लेते हैं, सही है? हाँ जी। चलिए, तो आपके पास पहले 3 क्वार्टर्स की प्रोडक्शन आ गई। अच्छा, इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर आप फोर्थ क्वार्टर की प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर की सेल्स का 80% तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर इससे अगले क्वार्टर की सेल्स नहीं है मेरे पास जिसका 20% करना पड़ेगा। तो सर इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, फर्स्ट क्वार्टर पे वापस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स आ गई, फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक है, फर्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन आ चुकी है। क्या फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कितना? 31,500 प्लस 10,000 माइनस 30,000, ये आ जाएगा 11,500। अच्छा, एक बात बताओ, फर्स्ट क्वार्टर का जितना क्लोजिंग है, क्या वही, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वार्टर का जितना क्लोजिंग है क्या उतना ही सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग बनेगा? बिल्कुल सर।
तो यही आपका सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग आ जाएगा 11,500। अब सेकंड क्वार्टर का आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, क्या सेकंड क्वार्टर की भी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 38,250 प्लस 11,500 माइनस 37,500, ये आ जाएगा 12,250 बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आया है वो थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा 12,250। आपके पास थर्ड क्वार्टर का भी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 42,000 प्लस 12,250 माइनस 41,250, ये आ जाएगा 13,000 बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से जो आपके पास थर्ड क्वार्टर का क्लोजिंग आया है वो फोर्थ क्वार्टर का ओपनिंग बन जाएगा 13,000। अब आपके पास फोर्थ क्वार्टर की प्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर का आपके पास बाकी सारा डेटा आ चुका है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्शन अपने आप आ जाएगी। प्लस 16,250 माइनस 13,000, ये आ जाएगा 48,250। सो दिस इज इट। ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें क्वेश्चन ने आपसे प्रोडक्शन बजट मांगा था। आई होप आपको समझ आया, आसान था एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं आप इस क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ये मांगा था, ये तो हमने निकाल लिया सर, प्रोडक्शन बजट। सेकंड पार्ट में आपसे मांगा है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी वाइज बनाना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है, और हेडिंग में ही लिख रखा था क्वार्टर वाइज बनाना है, ठीक है ना। आइए तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्वांटिटी वाइज बना रहे हैं। क्वार्टर वाइज बनाना है तो वही चारों क्वार्टर्स का फॉर्मेट बना लिया हमने। चलिए अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन, बड़ी सिंपल सी बात है, चारों क्वार्टर्स में कितना कितना प्रोड्यूस करना है वो आपके पास आ चुका है। फर्स्ट वाले आंसर से वो पिक कर रहे हैं 31,500 फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 38,250, स्ट्रेट अवे यहां से पिक कर रहा हूं। थर्ड क्वार्टर में 42,000 और फोर्थ क्वार्टर में 48,250। अच्छा, क्वेश्चन ने आपको बोला था एक यूनिट का फिनिश्ड गुड बनाने के लिए कितने यूनिट्स का रॉ मटेरियल चाहिए। ये देखिए इस लाइन में, ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक बनाने के लिए 2 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहां पे हमने लिखा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट के आउटपुट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 2 kg। ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ जाएगी। बिल्कुल ही सिंपल, ये तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 31,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 63,000 kg, 38,250 इंटू 2, 76,500 kg, 42,000 इंटू 2, 84,000 kg, 48,250 इंटू 2, 96,500 kg। तो सर ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। आई होप आपको समझ आया। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है आपको क्वांटिटी वाइज और वैल्यू वाइज। ध्यान रखिएगा, परचेज बजट मांगा है क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में। अब एक काम करते हैं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन और प्रोडक्शन बजट तो चारों क्वार्टर का बनाते आए,
क्योंकि हमें सारा काम क्वार्टर वाइज करना था। लेकिन अगर परचेज बजट की बात करें तो इस टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टेबल में क्वेश्चन ने कहा था कि हम पूरे साल की रिक्वायरमेंट को पहले 3 क्वार्टर में मंगवा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक वर्किंग नोट बना के ना ये निकाल लेते हैं पूरे साल में रॉ मटेरियल परचेज कितना करना पड़ेगा। जितना रॉ मटेरियल पूरे साल में परचेज करना है उसका 30% पहले क्वार्टर में, 50% सेकंड क्वार्टर में और रिमेनिंग 20% थर्ड क्वार्टर में। क्वार्टर वाइज इसको बना लेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये निकाल लेते हैं फिर जो मैंने अभी बोला कि पूरे साल में कितना मंगवाना है। ठीक है ना। और ये मत कह देना सर कंजम्पशन आ चुकी है, कंजम्पशन को ऐड करके पता लगा लेते हैं पूरे साल में चाहिए कितना। पूरे साल में चाहिए कितना ये नहीं निकालना, पूरे साल में परचेज कितना करना है ये निकालना है। ठीक है ना। आइए तो पहले वर्किंग नोट, एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पूरे साल में परचेज कितना करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। तो सर पूरे साल में जितना कंज्यूम करोगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन, भाई जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो तो परचेज करोगे ही करोगे ना। कितना रिक्वायर्ड है सर, पहले क्वार्टर की प्रोडक्शन करने के लिए 63,000 का रॉ मटेरियल लगेगा, दूसरे क्वार्टर की प्रोडक्शन करने के लिए 76,500 केजी का रॉ मटेरियल, तीसरे क्वार्टर में 84,000 और फोर्थ क्वार्टर में 96,500 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसका टोटल 63,000 प्लस 76,500 प्लस 84,000 प्लस 96,500, ये टोटल आता है 3,20,000 केजी। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे लिख भी देता हूं ये कैसे आया। 63,000 प्लस 76,500 प्लस 84,000 प्लस 96,500 तो ये टोटल रॉ मटेरियल मेरे को कंजम्पशन के लिए चाहिए। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो क्लोजिंग में बचाना है वो भी खरीदना पड़ेगा। पूरे साल का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, पूरे साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 दे रखा है और पूरे साल का ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000 का दे रखा है। तो यहां पे पुट अप कर देते हैं। तो पूरे साल का क्लोजिंग स्टॉक 5,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि 10,000 है। तो एक तरह से क्या कि भाई पूरे साल में कंजम्पशन के लिए कितना चाहिए वो तो खरीदेंगे ही, प्लस जो क्लोजिंग में बचाना है वो भी खरीदेंगे, माइनस जो ऑलरेडी खरीदा पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, नेट कितना खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेज बजट, पूरे साल में कितने रॉ मटेरियल की परचेज बजट बनेगा, 3,20,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000, ये आएगा आपके पास 3,15,000 केजी। अब पूरे साल में जो 3,15,000 केजी है ना, ये 3 क्वार्टर में परचेज किया जाएगा। और आपको रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वेश्चन ने कहा था क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू बना दो। ठीक है ना। आइए अभी तक तो वर्किंग नोट पे काम कर रहे थे, अब हम मेन थर्ड पार्ट के आंसर पे काम करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वार्टर वाइज। अब ये मत कहना सर क्वार्टर वाइज बनाना है तो मैं तो 4 क्वार्टर का ही बनाऊंगा। क्वार्टर वाइज बनाना है लेकिन 3 क्वार्टर में परचेजेस कर रहे हो तो 3 क्वार्टर का ही बनेगा। और ये आपको क्वांटिटी एंड वैल्यूज दोनों में बनाना है। ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं क्वार्टर्स कि कौन से क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं कॉम्प्यूटेशंस, यहां पे लिख देते हैं रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी, और यहां पे दिखा देंगे लास्ट कॉलम में रॉ मटेरियल परचेज वैल्यू। ठीक है ना।
कॉम्पिटिशंस वाला कॉलम आप ना भी बनाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वार्टर वन की बात कर रहे हैं। पूरे साल की प्रोडक्शन का, सॉरी पूरे साल की मटेरियल परचेजेस का 30% फर्स्ट क्वार्टर में मंगवाना है, यही बोल रखा था क्वेश्चन में। तो पूरे साल में 3,15,000 केजी परचेज करना है, उसका 30%, ये आएगा आपके पास 94,500। तो 94,500 केजी हमें फर्स्ट क्वार्टर में खरीदना है। इसी तरीके से क्वार्टर टू, पूरे साल में जितना परचेज करना है उसका 50% हम सेकंड क्वार्टर में परचेज कर रहे हैं। यह आता है 1,57,500 केजी। और पूरे साल में जो परचेज करना है उसका 30% वो हम क्वार्टर थ्री में करेंगे, 3,15,000 का 20%, ये आ जाएगा 63,000 की जी। तो आपके पास ये तो बन गया परचेज बजट, समझ आया। अच्छा, वैल्यूज में भी निकालना है, तो क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी थी हर क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में जो खरीदोगे वो 2 रुपए के हिसाब से, टेबल में ही पढ़ रहा हूं। सेकंड क्वार्टर में 3 रुपए के हिसाब से, और थर्ड क्वार्टर में 4 रुपए के हिसाब से। आइए, तो फर्स्ट क्वार्टर का रॉ मटेरियल परचेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94,500 इंटू 2। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर में 1,57,500 इंटू 3, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीद रहे थे। और थर्ड क्वार्टर में 63,000 इंटू 4, क्योंकि यहां पे 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीद रहे थे, ठीक है ना। बस ये आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा, 1,89,000 4,72,500 और लास्ट 63,000 इंटू 4, 2,52,000। आई गेस आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो ये था आपका ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था टेस्ट का। बाय द वे, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये अब आपका जो नवंबर 19 का अटेम्प्ट था, क्वेश्चन में सॉरी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मतलब पिछले ही अटेम्प्ट में आया हुआ है पेपर में। आइए देखते हैं एक बार क्या था ये क्वेश्चन। एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। PQR Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customers. It buys soft drink bottles in cases at 45 per case and sell them to retail customers at a list price of 54. तो एक तरह से हमारी कंपनी कहीं से मटेरियल खरीदती है, सॉरी कहीं से प्रोडक्ट खरीदती है और कहीं और प्रोडक्ट बेचती है। तो खरीदते हैं 45 में और बेचते हैं लिस्ट प्राइस 54 में। मतलब 54 मेन लिस्ट प्राइस है, इसमें हर कस्टमर को कुछ ना कुछ अलग अलग डिस्काउंट जाता होगा। वैसे प्रोडक्ट की प्राइस 54 के हिसाब से हम बेचते हैं और खरीदते कितने में है, 45। द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स आर गिवन बिलो। आपको डेटा दिया हुआ है 5 कस्टमर्स है, पांचों कस्टमर्स का ये ABCDE, इनका आपको डेटा दिया हुआ है कि कितनी कितनी यूनिट्स इनको बेची हैं। लिस्ट सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब जैसे अगर मैं एक कस्टमर की बात करूं, लिस्ट सेलिंग प्राइस अगर आप पांचों कस्टमर्स की देखेंगे सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही है ना जो सभी को बेचा जा रहा है। तो प्रोडक्ट की लिस्ट सेलिंग प्राइस तो 54 है। लेकिन अगर मैं कस्टमर बी की बात करूं, कस्टमर बी को एक्चुअली में ये प्रोडक्ट 53.4 के हिसाब से बेचा जा रहा है। मतलब कस्टमर बी को एक तरह से 0.6 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर सी की बात करूं, इसको यही प्रोडक्ट 49 में दिया जा रहा है। मतलब कस्टमर सी को 5 रुपए पर यूनिट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसी कस्टमर डी, कस्टमर ई, मतलब लिस्ट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो एक तरह से डिस्काउंट का डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको ये सारा डेटा कस्टमर लेवल एक्सपेंसेस का दे रखा है। मतलब प्रोडक्ट बेच रहा हूं 54 या जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 45 है, क्योंकि मैं 45 का ये प्रोडक्ट खरीद के आता हूं, मेरे को पहली लाइन में दे रखा है। तो 45 का खरीद के आता हूं, 54 का बेचता हूं, या हर कस्टमर को एक्चुअल सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद जितने का भी बिकता है उतने का बिकता है, ठीक है ना। मतलब सेलिंग प्राइस, अब वो सेलिंग प्राइस एक तरह से एक्चुअल सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस के बाद जो आई, माइनस कॉस्ट जो कि 45 है हर प्रोडक्ट की,
यहां से मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा एक तरह से। इसके बाद जो भी आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, उसी के हिसाब से अगर आप सेकंड टेबल देखेंगे वहां पे डेटा दिया हुआ है, ऑर्डर टेकिंग 200 पर परचेज ऑर्डर, कस्टमर विजिट 300 ईच विजिट। ये सारा खर्चा कस्टमर को डील करने का है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का है। एक तरह से इस सारे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कस्टमर लेवल एक्सपेंसेस। समझ आ गया? प्रोडक्ट की कॉस्ट 45 है, लेकिन कस्टमर से डील करने से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक के खर्चे ये वाले हैं, कस्टमर लेवल एक्सपेंसेस। ठीक है ना? आपसे मांगा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स बाय यूजिंग द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। आपसे कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम मांगा है। कंफ्यूज मत हो जाना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेट इनकम बनेगी, मतलब प्रोडक्ट की जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी माइनस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, वो माइनस करने के बाद कस्टमर लेवल के भी सारे खर्चे माइनस कर दो, एंड में जो इनकम बचती है वो बता दो। बस आपको ये करना है, और पांचों कस्टमर्स का। ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2, स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना? और 5 कस्टमर्स का बनाना है तो उस हिसाब से 5 कॉलम बना लेंगे। आइए, ये पता नहीं, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करी, मेरी आईज की रिफ्लेक्शन पता नहीं कैसे अजीब सी आ गई, तो इसलिए मैंने अभी स्पेक्स उतार ही दिए। आई होप अब सही आ रहा होगा। वैसे मेरे को मालूम है आधे नालायकों के कमेंट आएंगे अब पर्सनल मैसेजेस में, सर ये क्या एलियन से बन गए? पर्टिकुलर्स, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी और कस्टमर ई। देखो बड़ी सिंपल सी बात, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम दिखा रहे हैं। पहले तो लिस्ट सेल्स वैल्यू, कि भाई जो लिस्ट सेलिंग प्राइस आपने दे रखी थी कितनी थी? 54। उस हिसाब से लिस्ट सेलिंग प्राइस तो सारे प्रोडक्ट की सारे कस्टमर्स के लिए 54 थी ना। इस हिसाब से आपकी वैसे सेल्स वैल्यू क्या बनती है, पहले ये दिखा देते हैं। 9360 इंटू 54 कस्टमर ए के लिए, ऐसे ही कस्टमर बी को कितनी यूनिट्स बेची हैं? 14,200 इंटू 54, कस्टमर सी को 62,000 इंटू 54, कस्टमर डी को 38,000। ये समझ आ रहा है ना कहां से पिक कर रहा हूं? ये वाली यूनिट्स पिक कर रहा हूं, ठीक है ना? कस्टमर डी को 38,000 इंटू 54, और कस्टमर ई को 9800 इंटू 54। यहां से फिर डिस्काउंट माइनस करके एक्चुअल सेल्स प्राइस निकाल दूंगा। ठीक है ना? अगर किसी के बच्चे के मन में डाउट आए सर मैं सीधा एक्चुअल से कर लूं डिस्काउंट के बाद वाली जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, नहीं, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको लिस्ट सेल्स वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके एक्चुअल सेल्स तक पहुंचकर दिखाना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना। आप ये अपने ऊपर सोच के देखो, आप एक कंपनी के ऑनर हो या आप एक कंपनी के डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे बैठे हो, तो आपको यह भी तो देखना है ना कि बिना डिस्काउंट मेरी सेल्स वैल्यू कितनी बनती, आफ्टर डिस्काउंट मेरी सेल्स वैल्यू कितनी बन रही है, मतलब डिस्काउंट की वजह से मेरे रेवेन्यू पे कितना इंपैक्ट पहुंच रहा है। समझ आया? तो वही प्रेजेंटेशन हमारे यहां पे इस क्वेश्चन की बनेगी जो प्रैक्टिकली किसी भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे बैठे हुए इंसान को चाहिए होगी। ठीक है ना? तो 9360 था या 98693? मैं इसको ठीक कर देता हूं पहले एक बारी। ये है 9360 इंटू 54, ये आ जाएगा 5,05,440। ऐसे ही बी में 14,200 इंटू 54, 7,66,800। कस्टमर सी में 62,000 इंटू 54,
33,48,000। कस्टमर डी में 38,000 इंटू 54, ये आ जाएगा 20,52,000। और लास्ट 9,800 इंटू 54, ये आ जाएगा 5,29,200। ठीक है ना, माइनस डिस्काउंट। अब कस्टमर ए को तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर नोटिस करोगे कस्टमर ए के केस में लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है ना। लेकिन जो कस्टमर बी है उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस 53.4 है, मतलब 0.6 पर यूनिट का इसको डिस्काउंट दिया गया है। समझ आ गया ना। 14,200 इंटू 0.6। आई होप आपको ये 0.6 समझ आ गया कैसे आया। ये आ जाएगा 8520। इसी तरीके से अगर आप कस्टमर सी का क्वेश्चन में देखेंगे, कस्टमर सी की लिस्ट सेलिंग प्राइस 54 है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 49 है, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है इसको। तो 62,000 इंटू 5 पर यूनिट का डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट आएगा इसका 3,10,000। इसी तरीके से कस्टमर डी की लिस्ट सेलिंग प्राइस 54 है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 50.2 है, तो इसको एक तरह से 3.8 का पर यूनिट डिस्काउंट दिया गया है। 38,000 इंटू 3.8, ये आ जाएगा 1,44,400। और लास्ट कस्टमर ई की लिस्ट सेलिंग प्राइस 54 है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर आप देखेंगे 48.6 है। 5.4 पर यूनिट का मतलब इसका डिस्काउंट है। 9,800 इंटू 5.4, ये आ जाएगा 52,920। अब ये सारे डिस्काउंट वगैरह माइनस करने के बाद आपके पास जो नेट आएगा वो क्या होगा, एक्चुअल सेल्स वैल्यू, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कस्टमर ए का तो एज इट इज 5,05,440, कस्टमर बी का 7,66,800 माइनस 8520, 758,280। कस्टमर सी 33,48,000 माइनस 3,10,000, 30,38,000। कस्टमर डी 20,52,000 माइनस 1,44,400, 19,07,600 और लास्ट 5,29,200 माइनस 52,900, सॉरी 529,200 माइनस 52,920, 4,76,280। ठीक है ना। अच्छा, पहले तो इसमें से अब माइनस कर देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि भाई जो ये गुड्स बेचे हैं इन गुड्स की अपनी कॉस्ट क्या थी। कौन सी कॉस्ट सर, ये जो पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है 45 की पर यूनिट हम खरीद के लाए हैं ये। और मैं एक बात बताऊं आपको, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आधे नालायक ये वाले खर्चे जो दे रखे हैं, एक तो पता नहीं इतना कैसे चल रहा है ये, मोस्टली बच्चे जो ये वाले खर्चे हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर का खर्चा, कस्टमर विजिट का खर्चा, डिलीवरीज का खर्चा, ये सारा खर्चा तो नोटिस कर लेते हैं क्योंकि ये रनिंग में टेबल में आ रहा है। और बहुत से बच्चे इस 45 की कॉस्ट को भूल जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, मेन कॉस्ट तो यही है, बल्कि पहले तो प्रोडक्ट खरीदोगे फिर कस्टमर लेवल का खर्चा होगा, ठीक है ना। तो इस मेन कॉस्ट को माइनस करना मत भूल जाना, जो कि मोस्टली नालायक भूल जाते हैं। तो 45 पर यूनिट का, तो सिंपल कैलकुलेशन, 9360 यूनिट्स इसको बेच रहे हैं, पर यूनिट 45। ऐसे ही कस्टमर भी 14,200 यूनिट्स बेच रहे हैं, पर यूनिट 45।
यहां पे 62,000 इंटू 45, यहां पे 38,000 इंटू 45 और लास्ट यहां पे 9800 इंटू 45। ठीक है ना, ये माइनस करके आपके पास आएगा 9360 इंटू 45, 4,21,200। कस्टमर बी में 14,200 इंटू 45, 6,39,000। कस्टमर सी में 62,000 इंटू 45, 27,90,000। कस्टमर डी में 19,07,600, 19,07,600 माइनस 38,000 इंटू 45, ये आएगा 17,10,000। और कस्टमर ई में 9,800 इंटू 45, 4,41,000। ठीक है ना, एक्चुअल सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके आपके पास एक तरह से ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें से फिर मैं अपने कस्टमर लेवल एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। आई होप आपको पूरी फ्रेमिंग समझ आ गई क्वेश्चन की। तो कस्टमर ए के लिए 5,05,440 माइनस 421,200, 84,240। कस्टमर बी में 758,280 माइनस 6,39,000, 1,19,280, 30,38,000 माइनस 27,90,000, ये आ जाएगा 2,48,000। 19,07,600 माइनस 17,10,000, 1,97,600 और लास्ट 476,280 माइनस 4,41,000, ये आ जाएगा 35,280। ठीक है ना, अब यहां से कस्टमर लेवल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो मैं काम करता हूं, उसको बल्कि एक अलग से वर्किंग नोट में कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कहना चाह रहे हो सर, अभी बताता हूं। मैं बस यहां पे सीधा लिखता हूं माइनस कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेफरेंस डाल देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1 की। वो सारे खर्चों को टोटल निकाल लूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, यहां से माइनस कर दूंगा, मेरे पास नेट आ जाएगा कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है ना, अब हमें वर्किंग नोट नंबर 1 पे काम करना है। वर्किंग नोट नंबर 1 किस चीज के लिए, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एबीसी कहा है यहां पे, एबीसी कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए लग रहा है। ब्रैकेट में आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिख भी दिया, यहां पे अब एबीसी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में भी लिख रखा था कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ड्राइवर रेट्स के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है ना, तो सर 5 कस्टमर्स हैं, पांचों के हिसाब से पहले तो फॉर्मेट बना देते हैं। ए बी सी डी और ई, यहां पे हमारे पर्टिकुलर्स। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला खर्चा कौन सा है, पहला खर्चा है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दिए हुए हैं और अगर आप सेकंड टेबल में देखोगे ऑर्डर टेकिंग 200 पर परचेज ऑर्डर का खर्चा, तो पहला खर्चा एक तरह से कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन सा आ गया, ऑर्डर टेकिंग का खर्चा। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है इस खर्चे का, परचेज ऑर्डर्स। ठीक है ना, तो पहला खर्चा ऑर्डर टेकिंग 200 रुपए पर परचेज ऑर्डर खर्चा है। अब ये कॉस्ट ड्राइवर का रेट जिसको आप एक्टिविटी बेस्ड रेट बोलते हो, वो तो आपको दे रखा है 200 इस एक्टिविटी का, सेकंड टेबल से पिक किया। और एक्टिविटीज है कितनी, नंबर ऑफ एक्टिविटी, वो आपको फर्स्ट टेबल में ही, जैसे ए में 30, 50, 60, 50, 60,
30, 50, 60। समझ आया? अरे 30, 50, 60 और कितना कितना है 50, 60। तो ये आपको परचेज ऑर्डर्स दे दिए पांचों के केस में, और पर परचेज ऑर्डर 200 रुपए का ये खर्चा था। ठीक है ना? आपके पास सबका खर्चा आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा 6,000, यहां पे ये आ जाएगा 10,000, यहां पे आ जाएगा 12,000, यहां पे अगेन 10,000, यहां पे अगेन 12,000। ठीक है ना? इसी तरीके से बाकी खर्चे कर लेते हैं। आइए, तो हमारा ये पहला खर्चा हो गया, इधर इसको टिक लगा देते हैं और इधर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे टिक लगा देते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अगला है नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, और इसी के नीचे अगर आप देखोगे सेकंड टेबल में कस्टमर विजिट्स 300 ईच विजिट। तो एक तरह से खर्चा कौन सा है? कस्टमर विजिट का खर्चा है कि कंपनी के लोगों को कस्टमर के पास विजिट करनी पड़ती है। और एक्टिविटी बेस्ड रेट कितना है? 300, सेकंड टेबल से पिक किया, और नंबर ऑफ एक्टिविटी जो फर्स्ट टेबल में दे रखा है 4, 6, 12, यहां पे 4, 6, 12, 4, 6। फोर, 6, 12, 4, 6। खर्चा कौन सा था? ये कस्टमर विजिट। पर विजिट का खर्चा 300 रुपए रखा था, ये 1200 आ जाएगा। 1800, 3600, 1200, 1800। तो आपके पास पांचों कस्टमर्स के केस में ये वाला खर्चा भी हो गया। ठीक है ना? तो यहां पे इसको भी टिक लगा देते हैं। तो ये हमारा यहां पे टिक लग गया, एक तो यहां पे टिक लग गया नंबर ऑफ कस्टमर विजिट यहां पे। उसके बाद अगला खर्चा आपके पास नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखा है, और डिलीवरीज का खर्चा 4 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हैं? एक डिलीवरी के लिए जितने किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो पर किलोमीटर 4 रुपए का खर्चा है। मतलब जैसे अगर मैं कस्टमर ए तो नंबर ऑफ डिलीवरी 20 है, और इसके बाद अगर आप देखोगे किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी के लिए 40 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। मगर मतलब अगर मैं कस्टमर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कस्टमर ए के लिए 20 डिलीवरीज करनी पड़ रही हैं, और एक डिलीवरी के लिए 40 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो 20 डिलीवरीज के लिए कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है? 800 किलोमीटर। और सर एक डिलीवरी के 1 किलोमीटर पे 4 रुपए का खर्चा है, आपके पास टोटल खर्चा बनेगा। मतलब नंबर ऑफ डिलीवरीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स, टोटल किलोमीटर्स आएंगे, मल्टीप्लाई बाय पर डिलीवरी पर किलोमीटर का खर्चा। ठीक है ना? तो जैसे कस्टमर ए 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 इंटू 4। ठीक है ना? 20 इंटू 40 टोटल किलोमीटर्स, 4 पर डिलीवरी पर किलोमीटर का खर्चा। ऐसे ही कस्टमर बी 60 इंटू 12, 60 इंटू 12 इंटू 4, और ये खर्चा वैसे कौन सा है आपका? कस्टमर डिलीवरी खर्चा। ठीक है ना? कस्टमर सी में कितना है? 120 इंटू 10, इंटू 4। इसी तरीके से कस्टमर डी में कितना है? 80 इंटू 20, इंटू 4। और लास्ट कस्टमर ई के केस में कितना है? 40 इंटू 60 इंटू 4। तो अब यहां पे ये खर्चा निकाल लेते हैं, कितना कितना आएगा? 20 इंटू 40 इंटू 4, ये आ जाएगा 3200।
ऐसे ही कस्टमर बी में 60 इंटू 12 इंटू 4 ये आ जाएगा 2880। कस्टमर सी में 120 इंटू 10 इंटू 4 ये आ जाएगा 4800। कस्टमर डी में 80 इंटू 20 इंटू 4 ये आ जाएगा 6400। कस्टमर ई में 40 इंटू 60 इंटू 4 ये आ जाएगा 9600। ठीक है, तो ये हो गए कस्टमर डिलीवरी और खर्च। देखते हैं आप कौन कौन से रह गए हैं इस तरीके वाले। आई होप यहां तक आपको सारा समझ आ रहा है। तो यहां पे सर हम ये वाला पॉइंट भी कर चुके हैं, अब ये वाला पॉइंट भी कर चुके हैं, इधर डिलीवरीज वाला। उसके बाद है प्रोडक्ट हैंडलिंग टू पर केस सोल्ड। जितनी यूनिट्स बेची हैं पर यूनिट 2 रुपए का प्रोडक्ट हैंडलिंग का भी खर्चा आया है। आइए प्रोडक्ट हैंडलिंग, तो कस्टमर ए को 9360 यूनिट बेची है, पर यूनिट 2 रुपए का खर्चा इतनी है ना। हाँ, कस्टमर बी को 14,200 यूनिट्स बेची हैं, इंटू 2 रुपए पर यूनिट का खर्चा। कस्टमर सी को 62,000 यूनिट्स इंटू 2। कस्टमर डी को 38,000 यूनिट्स इंटू 2। कस्टमर ई को 9800 यूनिट्स इंटू 2। तो आपके पास ये प्रोडक्ट हैंडलिंग का खर्चा भी आ जाएगा 9360 इंटू 2 18,720। अरे नालायक, 14,200 इंटू 2 28,400। कस्टमर सी के केस में 62,000 इंटू 2 1,24,000। कस्टमर डी के केस में 38,000 इंटू 2 76,000। और लास्ट कस्टमर ई के केस में 9,800 इंटू 2 19,600। तो ये आपके पास प्रोडक्ट हैंडलिंग का भी खर्चा हो गया। बस अब तो एक तरह से मेरे ख्याल से आपके पास लास्ट खर्चा बचा हुआ है वहां पे, तो ये भी हो गया। लास्ट खर्चा है एक्सपेडाइटेड डिलीवरी, मतलब अर्ली बेसिस पे डिलीवरी करना। ठीक है ना। अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ई कस्टमर के केसेस में 2 डिलीवरीज है एक्सपेडाइटेड, और पर एक्सपेडाइटेड डिलीवरी का 100 रुपए का खर्चा है, 200 रुपए आ जाएगा सीधा सीधा वहां पे। ये एक तरह से इमरजेंसी डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी, वो वाला खर्चा हो जाता है। एक्सपेडाइटेड डिलीवरी बाकी किसी कस्टमर में है नहीं। कस्टमर ई के केस में 2 डिलीवरी ऐसी हुई, 100 रुपए का खर्चा, मतलब 200 रुपए का खर्चा। इन सबका टोटल लगाएंगे आपके पास कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। कितना कितना 6,000 इंटू प्लस 1,200 प्लस 3,200 प्लस 18,720, ये आ जाएगा आपके पास 29,120। कस्टमर बी के केस में 10,000 प्लस 1,800 प्लस 2,880 प्लस 28,400, ये आ जाएगा 43,080। कस्टमर सी के केस में 12,000 प्लस 3,600 प्लस 4,800 प्लस 1,24,000, ये आ जाएगा आपके पास 1,44,400। कस्टमर डी के केस में 10,000 प्लस 1,200 प्लस 6,400 प्लस 76,000, ये आ जाएगा आपके पास 93,600। उसके बाद लास्ट कस्टमर ई के केस में 12,000 प्लस 1,800 प्लस 9,600 प्लस 19,600 प्लस 200 43,200। बस अब इस वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल के जो मेन आंसर हम निकाल रहे थे वहां पे ये सारे खर्चे रेफर कर देते हैं। 29,120 कस्टमर के केस में वर्किंग नोट पर रेफरेंस हमने ऑलरेडी डाल रखा था। उसके बाद 43,080 कस्टमर सी का 1,44,400, कस्टमर डी का 93,600 और कस्टमर ई के केस में
43,200। बस ये सारा माइनस करेंगे, आपके पास कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। यही निकालना था आपको। 84,240 माइनस 29,120, 55,120। कस्टमर बी के केस में 119,280 माइनस 43,080, ये आ जाएगा 76,200। कस्टमर सी के केस में 2,48,000 माइनस 1,44,400, 1,03,600। कस्टमर डी के केस में 1,97,600 माइनस 93,600, 1,04,000, 35,280 माइनस 43,200। यहां पे लॉस आ गया 7,920। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ने, ये तो भाई हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अगर आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ोगे, सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन ने मांगा है एग्जामाइन द रिजल्ट्स। अरे यार, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने मांगा है एग्जामाइन द रिजल्ट्स टू गिव योर कमेंट्स ऑन कस्टमर डी इन कंपैरिजन विद कस्टमर सी एंड कस्टमर ई इन कंपैरिजन विद कस्टमर ए। कस्टमर डी और सी को कंपेयर कर दो और उधर से ई और ए को कंपेयर कर दो। ठीक है ना? मैं डी और सी से आपको सारा समझा देता हूं, अकॉर्डिंगली ई और ए आप कर लेंगे खुद से। देखिए, डी और सी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें ना, जो कस्टमर डी है, कस्टमर डी का ग्रॉस मार्जिन 197,600 आया था, जबकि कस्टमर सी का ग्रॉस मार्जिन 2,48,000 आया था। मतलब अगर मैं ग्रॉस मार्जिन तक की बात करूं तो कस्टमर सी आगे था। कस्टमर सी ज्यादा कमा रहा, सॉरी, कस्टमर सी से हम ज्यादा कमा पा रहे थे, 2,48,000 कमा पा रहे थे, जबकि कस्टमर डी से 1,97,600 कमा पा रहे थे। और ग्रॉस मार्जिन का मतलब है एक्चुअल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके। मतलब जितने में हमने गुड्स बेचे हैं माइनस जितने के गुड्स हमारे बने या हमने खरीदे थे, उस हिसाब से कस्टमर सी ज्यादा बेनिफिशियल था। समझ आया? लेकिन जो ये कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, ये कस्टमर सी में इतने ज्यादा थे कि कस्टमर सी का ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होते हुए भी जो कस्टमर सी का ऑपरेटिंग इनकम आया ना कस्टमर लेवल पे, वो कम आ गया एज कंपेयर टू कस्टमर डी। मतलब वैसे फायदा अगर देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने में आपने प्रोडक्ट बेचा है माइनस कितने में आपने प्रोडक्ट बनाया या खरीदा था, कस्टमर सी ज्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन कस्टमर सी तक पहुंचने के लिए या कस्टमर सी को सेटिस्फाई करने के लिए जो कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंकर हुए ना, वो इतने ज्यादा इंकर हो गए कि इसका वैसे कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम कम हो गया। समझ आया? यही इसका कंक्लूजन बनेगा। जो आपसे सेकंड पार्ट में मांगा है, कंपैरिजन ऑफ कस्टमर सी एंड डी। कस्टमर सी इज अर्निंग more gross margin to company as compared to कस्टमर डी। एक बार डिस्काउंट को भी देख लेते हैं। कस्टमर सी में कितना डिस्काउंट है? कस्टमर सी में 3,10,000, कस्टमर डी में 1,44,000। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं। डिस्पाइट of the fact that company is offering more discount to customer C। बेसिकली यहां पे मैंने लिखा है, अगर आप नोटिस भी करोगे, कस्टमर सी को डिस्काउंट ज्यादा दिया जा रहा है, कस्टमर सी के डिस्काउंट का अमाउंट ज्यादा बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद कस्टमर सी से ग्रॉस मार्जिन ज्यादा आ रहा है। बट कस्टमर लेवल
operating expenses incurred by company for customer C is much more than what is incurred for customer D, and therefore customer level operating income is more in case of कस्टमर डी। आई होप आपको समझ आया। बस इसी बात को आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही कस्टमर ई और ए को एक्सप्लेन कर देंगे। बेसिकली इससे अब कंपनी डिसीजन ले पाएगी। क्या डिसीजन? कि कस्टमर सी बहुत बेनिफिशियल था एज कंपेयर टू कस्टमर डी। स्टिल कस्टमर सी में कम ऑपरेटिंग इनकम कमा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहां पे बहुत ज्यादा थे। तो अब कुछ ऐसा किया जाए कि कस्टमर सी के केस में उसके कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करो ताकि वो बेनिफिशियल एक्चुअली में बन पाए। समझ आया? इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए एक तरह से आपसे कमेंट मांगा है। अच्छा, यहां पे एक चीज को और मैं हाईलाइट कर देता हूं। बहुत बच्चे ये वाला पॉइंट प्लीज भूल जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सारे खर्चे वो माइनस कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले स्टार्टिंग में भी बोला था, सारे खर्चे माइनस कर देते हैं सर, लेकिन ये खर्चा भूल जाते हैं। ये जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि मेन खर्चा है एक तरह से, बच्चे यही भूल जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि कहीं आप यही खर्चा ना भूल जाएं। भूलते क्यों हैं? एक सिली मिस्टेक की वजह से। क्या सिली मिस्टेक? टेबल में रनिंग में कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे आ रहे होते हैं, वो तो सारे लिख देते हैं। वो छोटा सा ऊपर पैराग्राफ में एक लाइन में लिख रखा था कि 45 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारा तो ध्यान जाता है बस टेबल के डेटा पे, उसको देखते हुए हम अपना आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं पेपर में। तो प्लीज ढंग से पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके टेस्ट का था। बाय द वे ये क्वेश्चन भी आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये आपका मई 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मई 2019 में पेपर में आया था ये क्वेश्चन। आइए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये भी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। MNO लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स A and B and absorbs overheads on the basis of direct labor hours। मतलब एट प्रेजेंट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स करके एक रेट निकाल लेते हैं। द बजटेड ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 आर 15 लाख के बजटेड ओवरहेड्स हैं और 25,000 के बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 करके आपके पास वो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट या जिसको आप बजटेड रेट बोलते हो वो आ जाएगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। डेटा आपको दे रखा है, एक दो इक्विपमेंट है, एक ए एक बी। बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम 3200 और 3850 सोची थी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आपको ये डेटा दे दिया है। मटेरियल और लेबर के अलावा जो ओवरहेड्स का खर्चा होगा, अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 करके एक घंटे का एक रेट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। ओवरहेड्स ऑफ 15 लाख, ये जो आपको बजटेड ओवरहेड्स दे रखे थे 15 लाख के, कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग 3 मेजर एक्टिविटीज। अब आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डेटा दे दिया। ऑर्डर प्रोसेसिंग पे 3 लाख का खर्चा, मशीन प्रोसेसिंग पे 10 लाख का खर्चा और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पे 2 लाख का खर्चा। टोटल ये बन गया 15 लाख का खर्चा। तो जो वो बजटेड ओवरहेड्स थे 15 लाख, उसका एक तरह से ब्रेकअप दे दिया आपको एक्टिविटी वाइज। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, मशीन आवर्स वर्कड एंड इंस्पेक्शन आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये एक तरह से आपके कॉस्ट ड्राइवर हो गए। याद आ रहा है? यही सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। द डेटा रेलेवेंट टू दीज एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। ऑर्डर प्रोसेस्ड, जैसे पहला कॉस्ट ड्राइवर था ऑर्डर प्रोसेस्ड, तो प्रोडक्ट ए में 400 है, बी में 200 है और टोटल 600 है। इसी तरीके से मशीन आवर्स था दूसरा कॉस्ट ड्राइवर, प्रोडक्ट ए में 22,500, प्रोडक्ट बी में 27,500 और टोटल है 50,000। ये कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालने के लिए काम आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा कॉस्ट ड्राइवर था इंस्पेक्शन आवर्स, प्रोडक्ट ए में 5,000 है, प्रोडक्ट बी में 15,000 है और टोटल 20,000 है। ठीक है ना।
ये एक तरह से यहां तक का डेटा, ये आपके पास एबीसी का डेटा हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। मांगा है आपसे फर्स्ट पार्ट में, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। पहली बात, पर यूनिट की कॉस्ट बतानी है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड अज्यूमिंग बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब जिसमें सारे खर्चे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स करके एक आर का रेट निकाल देते थे। एक्टिविटी बेस्ड के अकॉर्डिंग नहीं, पुराने वाला तरीका। और यह मान लेना कि जो बजटेड वॉल्यूम आपने सोची थी, बजटेड वॉल्यूम मतलब ए की 3200 और बी की 3850, ये बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम थी। क्वेश्चन कह रहा है ये मान लेना ये अचीव हो गई है। वैसे भी हमें तो पर यूनिट का खर्चा निकालना है, ठीक है ना। आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन 3 है ये। फर्स्ट पार्ट देखो, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग पर यूनिट की कॉस्ट निकालने से पहले प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट या बजटेड रेट निकालना पड़ेगा। आइए वो निकाल लेते हैं पहले। बजटेड ओवरहेड रेट, या इसी को आप सिंगल रेट, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, ब्लैंकेट रेट वगैरह बोलते थे। पहले फॉर्मूला कोट कर देंगे, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग करना है, और कोई आवर्स दे भी नहीं रखे, डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स। तो सर 15 लाख का बजटेड ओवरहेड्स का खर्चा था, डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स आपको क्वेश्चन में 25,000 दे रखे हैं पहले पैराग्राफ में। तो यहां से एक रेट आ गया पर आवर का 60, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कह लो और कॉस्ट शीट, ठीक है ना। आइए, तो भाई दो प्रोडक्ट्स हैं, तो उन दो प्रोडक्ट्स के हिसाब से ये बन जाएगी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, यहां पे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल और पर यूनिट निकालनी है कॉस्ट, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं यहां पे, पर यूनिट में काम करना है सारा। क्वेश्चन ने बोल रखा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पर यूनिट। क्वेश्चन में आपको पर यूनिट दे भी रखा है। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ए के लिए 350, बी के लिए 400, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के लिए आपको डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए में 3 घंटे लगेंगे 120 रुपए पर आवर के हिसाब से 360। ऐसे ही प्रोडक्ट बी में 4 घंटे लगेंगे, पर घंटे का रेट 120 रुपए के हिसाब से 480, तो 360 और 480। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई डेटा नहीं है, यहां तक के हिसाब से आपके पास क्या आ गया, ये एक तरह से प्राइम कॉस्ट। याद है कॉस्ट शीट में ऐसे ही आता था। तो ये प्राइम कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 600, 710, और इधर बनेगी ये 880, ठीक है ना। इसमें ऐड कर देंगे ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होंगे एक तरह से, बस यही डेटा है। अब आपको लेबर के खर्चे के लिए आवर्स दे रखे थे, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे, ऐसे ही प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे। और आपको याद होगा हमने पूरे कॉस्टिंग में यह कॉन्सेप्ट तो सीखा ही है कि सर खर्चे अलग अलग हो सकते हैं, काम उतनी देरी होता है। मेरे कहने का मतलब है अगर प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगे हैं, तो इसी 3 घंटे में लेबर का खर्चा आया और इसी 3 घंटे में ओवरहेड्स का खर्चा आया होगा, काम उतनी देरी होता है। मतलब सर पर आवर का रेट 60 निकाला था हमने ओवरहेड्स का, तो प्रोडक्ट ए के लिए 1 यूनिट के लिए 3 घंटे काम हुआ इंटू पर आवर का रेट 60। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी में 1 यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे काम हुआ, 1 घंटे का रेट 60, ठीक है ना। तो यहां आ जाएगा ये 180, यहां आ जाएगा ये 240, आपके पास
वैसे तो अब ये फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी, लेकिन मैं इसको अब टोटल कॉस्ट लिख दूंगा क्योंकि और कोई डेटा है नहीं मेरे पास। कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास 790 890, और प्रोडक्ट बी में 880 प्लस 240 1120। तो ये एक तरह से आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, जिसमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मांगा था। आइए, तो ये हो चुका है। सेकंड पार्ट, डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, and prepare a statement showing the manufacturing cost per unit of each product using activity based costing assuming the budgeted manufacturing volume is attained। तो एक तरह से अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको करने को बोला है, और इसके अकॉर्डिंग भी कॉस्ट पर यूनिट ही आपसे मांगा है, ठीक है ना। आइए सेकेंड पार्ट, तो पहले क्या बनाते हैं, कॉस्ट पूल, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। आइए, यहां पे ओवरहेड्स के नाम आ जाएंगे, यहां पे अमाउंट, यहां पे बेसिस, यहां पे नंबर ऑफ एक्टिविटी, और फिर कॉस्ट पर एक्टिविटी। आइए, तो सबसे पहले आपको एक्टिविटीज में जो आइडेंटिफाई करके दे रखा है क्वेश्चन में, वो है सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग, 3 लाख रुपए का खर्चा, और टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग है कितने, 600। तो पहला ओवरहेड्स है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, खर्चा है इसका 3 लाख, बेसिस नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, यही बनेगा। और कितने टोटल ऑर्डर्स प्रोसेस्ड हैं, 600 ए और बी दोनों प्रोडक्ट के मिला के। तो कॉस्ट पर एक्टिविटी 3 लाख डिवाइडेड बाय 600, ये आ जाएगा 500, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास क्वेश्चन में, मशीन प्रोसेसिंग, जिस पे खर्चा है 10 लाख, और इसका कॉस्ट ड्राइवर है मशीन आवर्स वर्कड, और टोटल मशीन आवर्स 50,000। मशीन प्रोसेसिंग, खर्चा है ये 10 लाख का, बेसिस बनेंगे इसके मशीन आवर्स, और टोटल मशीन आवर्स है आपके पास 50,000। तो ये कॉस्ट पर एक्टिविटी आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 20 रुपए, एक तरह से पर मशीन आवर का खर्चा, ठीक है ना। बस इसके बाद आपके पास लास्ट ओवरहेड है या लास्ट एक्टिविटी है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, जिसका खर्चा है 2 लाख, कॉस्ट ड्राइवर है इंस्पेक्शन आवर्स, और वो है 20,000, ठीक है ना। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन 2 लाख, बेसिस इंस्पेक्शन आवर्स, और इंस्पेक्शन आवर्स थे कितने, 20,000। ये आ जाएगा आपके पास 10 रुपए पर इंस्पेक्शन आवर का खर्चा। तो ये बन गया सर हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। इसके बेसिस पर अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एबीसी। देखो, अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस करके क्या आता है, ये तो आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो। तो यहां पे सीधा सीधा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो ओवरहेड्स हैं, पहले वो ओवरहेड्स कंप्यूट करके पर यूनिट निकाल लेते हैं, उसमें मटेरियल और लेबर का टोटल ऐड कर देंगे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है, आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, ठीक है ना। आइए,
तो ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिखकर छोड़ देता हूं, इकट्ठे ऊपर से टोटल उठा लूंगा मैं फर्स्ट पार्ट से। यहां पे प्राइम कॉस्ट, बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड की, प्लस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में आपके पास पहला ओवरहेड था, क्या नाम था, ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपने कॉस्ट पर एक्टिविटी 500 निकाला है। प्रोडक्ट ए में कितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं? प्रोडक्ट ए में 400 और प्रोडक्ट बी में 200। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दोनों प्रोडक्ट्स में खर्चा बढ़ जाएगा। यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस 400 है और पर ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा 500 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल में हमने निकाला। ऐसे ही यहां पे 200 इंटू 500। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो इस तरीके से खर्चे आ रहे हैं ये ओवरहेड्स के, ये टोटल खर्चे हैं, टोटल यूनिट्स में हैं। ये मेरे को पर यूनिट का खर्चा निकालना है, मतलब ओवरहेड्स के जो भी ये टोटल खर्चे आएंगे तीनों ओवरहेड्स मिलाकर उनको मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके पर यूनिट का रेट निकालूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को टोटल कॉस्ट पर यूनिट बतानी है ना। 400 इंटू 500, अच्छा ठीक है, ये तो 2 लाख आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे 1 लाख आ जाएगा। ठीक है ना, अगला खर्चा था आपके पास मशीन प्रोसेसिंग। मशीन प्रोसेसिंग ही था ना, हाँ, ये था 20 रुपए पर आवर। और आपको मशीन आवर्स दे रखे हैं प्रोडक्ट ए और बी में। प्रोडक्ट ए में आपको दे रखे हैं 22,500 और प्रोडक्ट बी में 27,500। 22,500 इंटू 20, यहां पे 27,500 इंटू 20, ये आ जाएगा 4,50,000 और वहां पे 27,500 इंटू 20, ये आ जाएगा 5,50,000। ठीक है ना, लास्ट खर्चा है आपके पास इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का खर्चा पर आवर तो है 10 रुपए। क्वेश्चन में देख लेते हैं दोनों प्रोडक्ट्स में कितने कितने आवर्स हैं। प्रोडक्ट ए में 5,000 इंस्पेक्शन आवर्स, प्रोडक्ट बी में 15,000, इसके अकॉर्डिंग इसका भी खर्चा आ जाएगा। 5,000 इंटू 10 पर आवर का रेट था और ऐसे यहां पे 15,000 इंटू 10 रिस्पेक्टिव खर्चा आ जाएगा आपके पास दोनों केसेस में। यहां पे 50,000 और यहां पे 1.5 लाख। मैं इतने खर्चे का पहले टोटल निकाल रहा हूं। ये आ जाएगा 8 लाख और यहां पे ये आ जाएगा 4.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, ही आ जाएगा 7 लाख। सिर्फ इतने खर्चे को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ताकि ओवरहेड पर यूनिट आ सके। यूनिट्स कितनी कितनी थी क्वेश्चन में, पहले टेबल में दे रखा है आपको। प्रोडक्ट ए की 3200 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी की, प्रोडक्ट ए की 3200 यूनिट्स, अरे नालायक, और प्रोडक्ट बी की 3850 यूनिट्स। ठीक है ना, $3,200 और 3850 आपके पास ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 7 लाख डिवाइडेड बाय 3,200, ये आ जाएगा 218.75 और इधर आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 3850, ये आ जाएगा 207.79। मैं इसको नाम दे देता हूं बी, क्यों अभी बताता हूं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एज इट इज पहले पार्ट से उठा लेते हैं, 350 360
ये तो सेम रहेंगे ना, चाहे एक्टिविटी बेस्ड के अकॉर्डिंग करो चाहे जैसे मर्जी करो। और इसका टोटल 710 बन रहा था। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी में 400 और 480 और इसका टोटल 880। इस प्राइम कॉस्ट को मैं नाम दे देता हूं ए और ओवरहेड पर यूनिट को मैंने नाम दे दिया बी, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी ए प्लस बी करके, ठीक है ना। तो 710 प्लस 218.75 928.75, ठीक है ना। इसी तरीके से वहां पे 880 प्लस 207.79 ये बनेगा 1087.79। बस ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली। आई होप आपको समझ आया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं एक बारी। तो लास्ट पार्ट में आपको बोला है एमएनओ लिमिटेड सेलिंग प्राइसेस आर बेस्ड हेविली ऑन कॉस्ट। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि कॉस्ट के ऊपर सेलिंग प्राइस बेस्ड होती है। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस, मतलब जो एमएनओ कंपनी का प्रोडक्ट है, इस लाइन में क्वेश्चन इतनी सी बात बोल रहा है, एमएनओ कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट पर बेस्ड है। और कॉस्ट किस पर बेस्ड कर रखी है हमने? डायरेक्ट लेबर आवर्स। मतलब एक तरह से जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एट प्रेजेंट हमारी कंपनी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को ऑप्ट करते हुए कॉस्ट निकालती है, उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टोर्शन फॉर ईच इक्विपमेंट। मतलब आपने जो ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाली है ना, इन दोनों में कॉस्ट डिस्टोर्शन बता दो, मतलब कितना फर्क आया है कॉस्ट का। सिंपल है, एक्टिविटी बेस्ड के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसका माइनस करके दिखाना है आपको बस, दोनों प्रोडक्ट्स के केस में। तो पार्ट नंबर 3, नाम वही लिख देता हूं जो क्वेश्चन ने बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एज सच कोई ये अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों की कॉस्ट में फर्क बताना है बस आपको, एज सिंपल एज दैट। कॉस्ट डिस्टोर्शन, डिस्टॉर्ट का मतलब समझते हैं ना, फर्क, फ्लक्चुएशन। ए बी पर्टिकुलर्स। तो सिंपल सी बात, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग समझ गए, एब्जॉर्प्शन बेस्ड। रेफरेंस के लिए यहां पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं। उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाली थी 890 और 1120, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से माइनस करके दिखा देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट एज पर एबीसी, वो अभी आपने निकाली 928.75, 1087.79। क्वेश्चन ने कहा था एट प्रेजेंट एक तरह से हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फॉलो करते हुए अपनी कॉस्ट निकालते हैं, तो आप ये बता दो ओवर कॉस्टेड है या अंडर कॉस्टेड है एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो हमने काम किया है। तो सर ओवर कॉस्टेड ऑब्लिक अंडर कॉस्टेड, और इसके आगे लगा दिया ब्रैकेट। तो अगर ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दूंगा, वो अंडर कॉस्टेड होगा। तो पहले तो प्रोडक्ट ए की अगर मैं बात करूं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग 890 दिखाया है और एबीसी के अकॉर्डिंग 928.75 होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कम दिखाई है या ज्यादा दिखाई है? सर कम कॉस्ट दिखाई है, अंडर कॉस्टेड है। 928.75 माइनस 890, यह आएगा 38.75। इसको ब्रैकेट में दिखा दिया क्योंकि ये अंडर कॉस्टेड है। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग 1120 ज्यादा दिखाया है, एबीसी के अकॉर्डिंग कम बनना चाहिए, 1087.79 बनना चाहिए। तो मतलब यहां पे ओवर कॉस्टेड है। 1120 माइनस 1087.79, ये आ जाएगा 32.11। इसको पॉजिटिव छोड़ दिया।
समझ आया आपको ये? सो दिस इज इट। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 आपके टेस्ट का। पहले तो आपकी रेफरेंस के लिए ये क्वेश्चन पेपर में अगेन नवंबर 2019 के अटेम्प्ट में सॉरी नवंबर 2018 के अटेम्प्ट में पेपर में आया था ये क्वेश्चन, बजट से है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है वैसे। एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चरर हैज प्रिपेयर्ड सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल। सो बेसिकली सेल्स बजट का आपको डेटा दिया हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगले 5 महीनों में कितनी कितनी यूनिट्स बेच सकते हैं उसका डेटा आपको दे रखा है। टू मैन्युफैक्चर एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अ स्टैंडर्ड cost of rupees 1500 is incurred and it is sold through dealers at a uniform price of 200 per gadget to customer. Dealers are given a discount of 15% on selling price. तो सर इतनी सी बात को तो मतलब ये हो गया कि हमारे गैजेट की वैसे सेलिंग प्राइस 2000 रुपए है, लेकिन जो हमारा गैजेट है डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचते हैं, पहले हम डीलर को बेचते हैं, डीलर इन रिटर्न कस्टमर को बेचता है। तो जो 2000 की सेलिंग प्राइस है इसका 15% तो हमारा डीलर ले जाता है। तो 2000 का 15% आया 300 रुपए, तो 300 तो डीलर ले जाता है। हमारे हाथ में कंपनी के पास नेट सेलिंग प्राइस कितनी बचती है? 1700। उसमें से भी ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कट जाती है 1500। मतलब कंपनी के हाथ में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो 200 रुपए पर गैजेट बचता होगा। समझ आया ना? तो ये डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? एक तरह से उस डीलर को कितना पैसा देना, एक तरह से डीलर की कमीशन। आगे, अपार्ट फ्रॉम अदर मटीरियल्स 2 यूनिट्स ऑफ बैटरी आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ गैजेट। तो अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो बैटरी है ये एक तरह से मटेरियल हो गया। गैजेट फिनिश्ड गुड और उसके लिए बैटरी रॉ मटेरियल। आगे, द कंपनी वांट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बैटरी का स्टॉक बोल रखा है, एंड ऑफ ईच मंथ बोल रखा है, मतलब हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? टू कवर 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स प्रोडक्शन। मतलब जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? फरवरी में प्रोडक्शन करने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए उसका 30%। ठीक है ना? इसी तरीके से फरवरी का, इसी तरीके से मार्च का। एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मतलब फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा है। एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू कवर 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स। तो यहां पे अब बात आपको फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की कर रखी है। तो अब मैं अगर इसको समअप करूं, हर महीने के एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बचाना है? अगले महीने की प्रोडक्शन में जितना रॉ मटेरियल चाहिए उसका 30% इसी महीने के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और हर महीने के एंड का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होगा? अगले महीने की सेल्स का 25%। समझ आया? 3250 यूनिट्स ऑफ बैटरीज मतलब रॉ मटेरियल एंड 1200 यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गैजेट्स मतलब फिनिश्ड गुड्स वर इन स्टॉक ऑन 1 जनवरी। पहले महीने का ओपनिंग स्टॉक आपको दोनों का दे दिया है, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी। मांगा है आपसे फर्स्ट पार्ट, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 4 महीनों का आपसे प्रोडक्शन बजट मांगा है फर्स्ट पार्ट में। आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। आपकी रेफरेंस के लिए पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉल्यूशन 4 है ये, और ये आपका पास्ट ईयर नवंबर 18 का क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसका फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं जिसमें आपसे प्रोडक्शन बजट मांगा है 4 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो सबसे पहले तो सेल्स लिखते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स, फिर इसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वैसे आपको यह भी पता चल रहा होगा बजट के जैसे हमने 2 क्वेश्चन मैंने यहां पे डाले और दोनों ही आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन है।
तो आई गेस आपको ये भी रेफरेंस मिल रही होगी, ज्यादातर पेपर में बजट का किस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तरह से आपको ऐसा नहीं लग रहा पहला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे ही तो था और ये लास्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, तो ज्यादातर इसी पैटर्न वाले क्वेश्चन बजट से आते हैं। ये आपके पास प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। तो पहले तो सेल्स आपको दे रखी है, जनवरी 5000, फरवरी 6000, 56 7000 और अप्रैल की सेल्स आपको दे रखी थी 7500। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ जनवरी का दे रखा है फिनिश गुड्स का 1200 यूनिट्स लास्ट में, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक पहले फिट कर देते हैं, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक 1200 दे रखा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ने बोला था उस लाइन में कि किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, अगले महीने की सेल का 25%। तो यहां पे 6000 का 25%, यहां पर 7000 का 25%, यहां पे 7500 का 25%। मई का मेरे को प्रोडक्शन बजट नहीं बनाना था, लेकिन मई की सेल्स आपको दे रखी है, मई की सेल्स आपको 8000 यूनिट्स दे रखी है, तो 8000 का 25% अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। ये आपके पास सभी मंथ्स का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 6000 25% 1500। अच्छा, एक बात बताओ, जो मई का जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक आया है वो फेब का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से फेब 7000 का 25% 1750। अब जो फेब का क्लोजिंग स्टॉक आया है वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 1750। मार्च का क्लोजिंग 7500 का 25%, ये आ जाएगा 1875। जो आपके पास ये मार्च का क्लोजिंग आया है, अब ये अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा 1875 और अप्रैल का अपना क्लोजिंग 8000 का 25% 2000। बस आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी चारों मंथ्स की, 5000 प्लस 1500 माइनस 1200 5300। इसी तरीके से 6000 प्लस 1750 माइनस 1500 6250। मार्च में 7000 प्लस 1875 माइनस 1750 7125 और अप्रैल में 7500 प्लस 2000 माइनस 1875, ये आ जाएगा 7625, ठीक है ना। प्रोडक्शन बजट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपसे यही मांगा था। सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन ने मांगा है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, प्रिपेयर परचेज बजट फॉर बैटरीज इन यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो पहले तो परचेज बजट बना दो जनवरी फरवरी मार्च का एंड कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर का प्रॉफिट भी बता दो। तो पहले तो परचेज बजट बनाना है और 3 महीनों का बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च। आइए, सेकेंड पार्ट, परचेज बजट मार्च का, फेब का और जनवरी का। पर्टिकुलर्स, ये आपके पास यहां पे सबसे पहले तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिखते हैं, उसमें फिर ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भाई जो कंज्यूम करना है वो तो खरीदना ही पड़ेगा, जो क्लोजिंग में बचाना चाहते हो वो भी खरीदना पड़ेगा, माइनस जो ऑलरेडी खरीदा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब सबसे पहले कंजम्पशन, जनवरी में प्रोड्यूस करना है 5300 और एक यूनिट बनाने के लिए 2 बैटरी चाहिए। एक तरह से जो ये परचेज बजट है जो रॉ मटेरियल के लिए बन रहा है, ये बैटरी के लिए तो बन रहा है। तो सर एक यूनिट का फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 यूनिट की बैटरी चाहिए, मतलब जनवरी में 5300 बनाना है इंटू 2, कितना कंज्यूम होगा 10600। इसी तरीके से फरवरी में
6250 यूनिट्स बनानी है, प्रोडक्शन बजट से उठाया, एक के लिए दो चाहिए, तो 6250 इंटू टू 12500। इसी तरीके से मार्च में 7125 बनाना है, इंटू पर यूनिट के लिए 2 यूनिट्स की बैटरी चाहिए, 7125 इंटू टू, ये आ जाएगा 14250। ये आपके पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है रॉ मटेरियल का 3250, ये लास्ट लाइन में, ठीक है ना। पहले ओपनिंग स्टॉक भी पुट कर देते हैं, और ये जनवरी का ओपनिंग स्टॉक था। थ्री टू फाइव जीरो। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए क्वेश्चन ने बोला था किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उससे अगले महीने की प्रोडक्शन के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब अगले महीने की रॉ मटेरियल कंजम्पशन का 30%। तो सर जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना? फेब्रुवरी में रॉ मटेरियल चाहिए 12500, अगले महीने की प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल? 12500, इसका 30%, ठीक है ना। इसी तरीके से फेब्रुवरी का क्लोजिंग स्टॉक, मार्च की प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 14250 का 30%, ठीक है। अच्छा, मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, अप्रैल में कितनी प्रोडक्शन करनी है? 7625 इंटू, एक यूनिट बनाने के लिए दो बैटरी चाहिए, तो ये 7625, ये जीरो नहीं सॉरी, 7625 एक तरह से अप्रैल की प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2, अप्रैल की प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल, इसका 30% मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया? चलिए, तो पहले तो जनवरी का ये आएगा 12500 का 30%, 3750। अच्छा, जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो फेब का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 3750। उसके बाद फेब का क्लोजिंग स्टॉक 14250 का 30%, 4275। अच्छा, जो आपका ये फेब का क्लोजिंग स्टॉक है, ये मार्च का ओपनिंग बन जाएगा 4275, और मार्च का क्लोजिंग आएगा 7625, 7625 ही था ना, हाँ, 7625 इंटू टू इंटू 30%, 4575। बस ये सारा आ गया आपके पास, परचेज बजट आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 10,600 प्लस 3750 माइनस 3250, 11,100। इसी तरीके से फेब में 12,500 प्लस 4275 माइनस 3750, ये आ जाएगा 13,025। और मार्च में 14,250 प्लस 4575 माइनस 4275, ये आ जाएगा 14,550, ठीक है ना। ये आपका हो गया परचेज बजट। और यहीं पे अब क्वेश्चन ने बोला था लास्ट क्वार्टर के लिए, जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर के लिए प्रॉफिट भी बता दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। जनवरी, फेब, मार्च, सबका प्रॉफिट निकाल के बाद में टोटल कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। और फर्स्ट क्वार्टर का ही निकालना है, जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर का। तो सबसे पहले सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस क्वेश्चन में बोल रही थी 2000, तो सर पर यूनिट की, ये सेल्स प्राइस पर यूनिट है, ठीक है ना, वो तो 2000 ही है, माइनस डिस्काउंट टू डीलर। पहले तो डीलर को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, कितना? 15% बोल रखा था क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वही कर रहा हूं, तो 300 रुपए, तो हर जगह वही आएगा, ठीक है जी। माइनस कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट है कितने की? फिनिश गुड्स की, वो भी क्वेश्चन ने बता रखा था 1500, तो आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट आ गया।
200 200 हर जगह, प्रॉफिट पर यूनिट तो यही आएगा, मल्टीप्लाई बाय सेल यूनिट्स। हर क्वार्टर में कितनी कितनी यूनिट्स बच रही है, बिक रही हैं, एज सिंपल एज दैट। 5000, 6000, 7000। और पता है ये पार्ट ना इतना सिंपल था, यहां पे कुछ नालायक पता नहीं क्या क्या एनालिसिस लगा के बैठ जाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, अक्सर मैंने नोटिस किया है। तो भाई ध्यान रखिएगा, कई बार होता क्या है, एक कहावत है ना, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो सिंपल पार्ट था ये, तो बस इस तरीके से प्रॉफिट निकालना था। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 5000 इंटू 200, अच्छा 10 लाख आ जाएगा ये तो। 12 लाख, यहां पे 14 लाख। और टोटल प्रॉफिट निकालना हो, टोटल प्रॉफिट ऑफ क्वार्टर जनवरी टू मार्च, तो इन तीनों को ऐड कर दो। 10 लाख प्लस 12 लाख 22 लाख प्लस 14 लाख 36 लाख, एज सिंपल एज दैट। समझ आया आपको ये? सो दिस इज इट, ये था हमारा ये पूरा टेस्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया, अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को इवैल्यूएट भी कर लिया कि हाँ आपने ऐसा ही किया था या नहीं किया था। एंड आई होप सभी बच्चे टेस्ट कर रहे होंगे, फिर इसको देख रहे होंगे, रादर देन बस ठीक है टेस्ट आ गया आप क्वेश्चन पे कर लो। ठीक है, क्योंकि फायदा तब है जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं फिर, अब बाय बाय।